हेलो एवरीवन, आई एम बैक। सॉरी लेट हो गया, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज और नेटवर्क का पता ही है, बहुत बारिश हो रही है। लैग हो रहा है क्या? अभी वीडियो देखो नहीं चल रहा है, क्या हो गया? प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में कि वीडियो मेरी चल रही है। एक तो इतनी मुश्किल से स्टार्ट हुआ है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एम आई ऑडिबल तो हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है। विजिबल हूँ क्या बराबर? प्लीज़ बता दो। हेलो, लैग हो रहा है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? चल रही है ना? ओके ओके। हेलो, अभी आ रहा है? क्या है ये? अभी सही है? अभी मैंने नेटवर्क एकदम बराबर से कर दी हूँ और मुझे मेरी आवाज़ आ रही है। बस मुझे इतना बताओ कि एटलीस्ट मेरी आवाज़ आ रही है और मेरा पीपीटी दिख रहा है। चलेगा? मेरी वीडियो लैग हो रही है, होने दो। मैं जो बोल रही हूँ और मेरा पीपीटी जो दिख रहा है वो बराबर है। क्या परेशानी है यार, एक तो ऑलरेडी लेट हुआ है और उसमें से भी ऐसा हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आवाज़ आ रही है, पीपीटी दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी लेट हो गया है, उसके लिए बहुत बहुत प्लीज़ माफ़ कर दो। पता है टेक्निकल इश्यूज़ क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पूरा वीडियो ख़राब हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसे कि आपको पता है हम क्या करने वाले हैं। आज हम आपकी स्टडी करने वाले हैं पोएम नंबर 2 का फिगर ऑफ स्पीच। पोएम नंबर 2 का फिगर ऑफ स्पीच। थैंक यू नेहा। यस, ओके। सो पोएम नंबर 2 जिसका नाम है इंडियन वीवर्स। कल हमने इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करे, ठीक है? सारी चीज़ हम समझ लिए उस पोएम की, सब हार्ड वर्ड समझ लिए, और जो भी उस पोएम के पोएटिस कौन है, सरोजिनी नायडू, क्या कहना चाहती थी वो भी हमने समझ लिए। अभी इस पोएम से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, बहुत सारे एक्सरसाइज आ सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच पूछेगा, एप्रिसिएशन पूछेगा। तो आज इस वीडियो में हम पूरी पोएम की हर एक लाइन का फिगर ऑफ स्पीच समझ लेंगे और कल ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉल्व करने वाले हैं, और परसों आपको पता ही है मेंटी क्विज होगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मुझे बताना पड़ेगा अपने बारे में, ठीक है? बताना पड़ेगा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम शफक नाज है, ठीक है? 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आपकी तरह जब मैं कॉलेज में थी, 12th में थी, तो मेरा फर्स्ट रैंक आया था। बहुत सारे टॉपर्स भी प्रोड्यूस किए हैं, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक भी आए हैं कॉलेज में, मेरे जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं मुझसे। ओके, सो आप लोगों का भी जो ड्रीम है प्लीज़ मुझे बता दिया करना कि मुझे टॉप करना है कि 95 लाना है कि क्या करना है, और उस हिसाब से फिर हम प्लानिंग करेंगे आपकी। ठीक है, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ बढ़ना है, जैसे कि मैं यहाँ पे यूट्यूब में लाइव आती हूँ, उसी तरह अनअकैडमी का एक प्ले स्टोर में ऐप है। ठीक है, प्ले स्टोर में जाओगे, वहाँ पे अनअकैडमी का ऐप है, वहाँ पे प्लस एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। तो मैं उधर पे आपको इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, बाकी की एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो कि आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की भी खरीदनी है। तो अगर आपको वो सब अनलॉक करना है तो प्ले स्टोर में जाओ, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो और ये वाला कोड लगाओ SHAF10। ठीक है, आप अगर 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, ऑफकोर्स हो, तो साइंस के हो, सॉरी, अगर साइंस के हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी आपको सब्जेक्ट होगा। तो आप क्या कर सकते हो, एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे अनअकैडमी में दोपहर 12 बजे
13 जुलाई को लॉन्च हुआ है, 29 जुलाई को खत्म हो जाएगा। क्या? टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, ठीक है, टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है। प्लीज क्या करिए, unacademy.com को विजिट करिए, वहां पे आपको बाकी की नॉलेज मिल जाएगी। बग्स बाउंटी आपको पता ही है, कुछ भी पीपीटी में मिस्टेक दिखती है आप हमको बता सकते हो। आपको ये रेफरल कोड यूज करना है, कहीं पे भी पूछेगा तो प्ले स्टोर के ऐप में जाओ, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो और ये वाला कोड डालो, 10% तो डिस्काउंट मिलेगा ही, आपकी क्लासेस भी अनलॉक हो जाएगी। अनअकैडमी के क्या क्या बेनिफिट्स है? अनलिमिटेड कोर्स आपको मिलेगा, जो भी सब्जेक्ट के हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, सारे के सारे सब्जेक्ट आपके क्या हो जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे। लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे टॉप एजुकेटर्स के, आपका डाउट सेशन क्लियर कर रहे होंगे, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, मेंटरशिप देंगे, आपको इंप्रूवमेंट कराएंगे कि आप क्यों, आपके मार्क्स क्यों नहीं आते, आप कम मार्क्स क्यों ला रहे हो, ठीक है, 70 मार्क्स क्यों आ रहे हैं, आप 95 कैसे आएगा आपका, ये सारी चीज़ हम आपको इंप्रूवमेंट में कराएंगे। डिटेल सिलेबस, कोई भी आप लैंग्वेज से पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, कहीं भी कैसे भी, और पीडीएफ मटेरियल हम नोट्स आपको सब चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, हर एक चैप्टर का। ये आपके आगे सामने प्लान आ चुका है, आप देख लेना, इसको रीड कर लेना, जिस हिसाब से आपको जमेगा आप उसको प्रोसीड कर सकते हो। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पोयम नंबर 2 जिसका नाम है इंडियन वीवर्स। टोटल 8 पोयम है, 8 पोयम में से सबसे ज्यादा छोटी सी पोयम ये वाली थी, सबसे ज्यादा इजी पोयम ये वाली थी, इंडियन वीवर्स, ठीक है। एक्सप्लेनेशन करके हो चुका है, एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हो चुका है, टैकल कर लिए है। आज फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 2, फिगर ऑफ स्पीच को टैकल करेंगे, जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लो। आई नो कि थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है पर हमारा जल्दी हो जाएगा, छोटी सी पोयम है ना इसलिए। तो फिगर ऑफ स्पीच आपको एग्जाम में याद रखना, टोटल जितने भी पोयम है उसी में से आपको फिगर ऑफ स्पीच पूछेगा, कोई आउट ऑफ द कोई दूसरी पोयम नहीं आ जाएगी। आपके टेक्स्ट बुक में जितनी पोयम है उसी पोयम के अंदर की कोई एक लाइन उठा के दी गई होगी और बोलेगा बताओ बेटा इस लाइन का क्या फिगर ऑफ स्पीच है, इस फिगर ऑफ स्पीच का क्या एक्सप्लेनेशन है। तो अगर हम पहले से प्रिपेयर होकर जाते हैं, हर पोयम की हर एक लाइन का फिगर ऑफ स्पीच एटलीस्ट लिख लेते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में, क्योंकि हम जब भी कोई पोयम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारी नजर तो जाएगी ना उस लाइन के आगे एलिट्रेशन लिखा है, उस लाइन के आगे एंटीथेसिस लिखा है, राइट। तो हमारी क्या होगी, पोयम की अंडरस्टैंडिंग के साथ फिगर ऑफ स्पीच वाला पार्ट भी पढ़ के कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए प्लीज टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, टेक्स्ट बुक लेके बैठिए। मैं जो भी फिगर ऑफ स्पीच लिखाने वाली हूं आगे, बस उस लाइन के आगे लिख देना, ठीक है, उस लाइन के आगे लिख देना, आपका काम हो जाएगा। अभी याद रखो, आपको ये फिगर ऑफ स्पीच वाला टॉपिक कितने मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में? 2 मार्क्स के लिए आएगा सिर्फ, ठीक है। पोयम सेक्शन के अंदर 2 मार्क्स या पोयम सेक्शन आपका कितने मार्क्स का होता है? 14 मार्क्स का होता है, राइट। तो 14 मार्क्स में से ये क्या होगा, 2 मार्क्स कैरी करेगा फिगर ऑफ स्पीच। आपको 2 मार्क्स कब मिलेंगे? पहले तो आप फिगर ऑफ स्पीच का नाम बताओगे तो 1 मार्क्स मिलेगा, और उसको एक्सप्लेन करोगे तो दूसरा मार्क्स मिलेगा। सेशन फास्ट मत करो, ओके नहीं कर रही हूँ, डोंट वरी। 1 मार्क्स मतलब कितने स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच लिख देते कि ये लाइन का एंटीथेसिस है, छोड़ देते, तो 2 में से 1 मार्क्स मिलेगा। उसको एक्सप्लेन भी करना है, मैं आपको बताऊंगी कि हर फिगर ऑफ स्पीच को कैसे एक्सप्लेन करते हैं और किस किस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। एक बार रीड कर लो, नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच, फाइंड आउट द एग्जांपल, आइडेंटिफाई एंड राइट, ठीक है। आपको एक लाइन दी होगी और बोलेगा फिगर ऑफ स्पीच बताओ, या तो आपको फिगर ऑफ स्पीच दिया होगा, वो बोलेगा ये फिगर ऑफ स्पीच की टेक्स्ट बुक से लाइन ढूंढो। टेक्स्ट बुक मतलब आपको क्वेश्चन पेपर में जो भी पैराग्राफ दिया होगा उसका पूछेगा, ठीक है। टेबल के फॉर्म में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए हमको बस क्या करना है, सारे फिगर ऑफ स्पीच का नाम याद रखना है और उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। आपको कहीं भी टेक्स्ट बुक में इसकी लिस्ट नहीं मिलेगी बनी बनाई हुई, और ना ही कहीं डाइजेस्ट या कहीं पे मिलेगी। तो इसलिए मैंने आपका ये काम आसान कर दी हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके सामने जो लिस्ट आ रही है, ठीक है, सिमिली मेटाफर सब दिख रहा है, सिमिली मेटाफर एंटीथेसिस, यहाँ से लेके पूरा का पूरा किधर तक, पैराडॉक्स तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्या है, आपके फिगर ऑफ स्पीच है और उसका एक्सप्लेनेशन है। जैसे कि सिमिली मतलब क्या होता है, सिमिली में होता है कोई भी 2 चीजों के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन, सो एज और लाइक लगा के, ठीक है, सो एज और लाइक वर्ड का लगा के। शी इज ब्यूटीफुल लाइक अ डॉल, ठीक है, एक लड़की को एक डॉल से कंपेयर किया है और बीच में क्या वर्ड लगा दिए, सो एज या लाइक, तो हम उसको बोलेंगे सिमिली। इनडायरेक्ट 2 अपोजिट वर्ड है तो क्या है, एंटीथेसिस है। 2 सेम वर्ड यूज हुए हैं सेंटेंस में तो टोटोलॉजी है। एक अल्फाबेट रिपीट हुआ है तो एलिट्रेशन, पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होता, एलिट्रेशन। 2 वर्ड रिपीट हुए हैं तो रेपिटेशन। क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है तो इंट्रोगेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज हुआ है तो एपोस्ट्रॉफी, ठीक है। तो इतना क्लियर होना चाहिए, लिस्ट बना के चिपका दो अपने टेक्स्ट बुक में,
ठीक है, टेक्स्ट बुक हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना हर सब्जेक्ट की, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अगर हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो साल भर हमको रिवाइज करनी पड़ती है उसका एक पेपर में लिखने का और टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं चिपका देने का। जैसे पैटर्न पेपर का मैं आपको बताई हूँ ना, हर सब्जेक्ट का पैटर्न पेपर लिखो, उसके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज में चिपका दो, बहुत काम आएगा, कभी कंफ्यूज नहीं रहोगे। ठीक है, इतना काम हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं हम कि हर एक लाइन, इंडियन व्यूवर्स की हर एक लाइन को हम पढ़ेंगे। हेलो चैताली, हेलो सिद्धार्थ, प्रणय, शारिक अहमद, कृष्णा, श्याम, नेहा, निकिता, ऋतुजा, जुबैर, बुशरा, खुर्शीद जहां, ऋतुजा, नेहा हो गया, कुणाल, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। ऋषु हेलो, जोशुआ हेलो, वेलकम टू द सेशन। कुछ भी डाउट होगा मुझे पूछ लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़े, ठीक है, इस पोएम की पोएटेस कौन है, सरोजिनी नायडू। 4 चीज हमको इनकी याद रखनी थी। सबसे पहला कि इनको नाइट एंगल ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी पार्टी थी उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टी थी, उनकी ये प्रेसिडेंट थी, बनी थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन। थर्ड, ये क्या थी, यूनाइटेड प्रोविंसेस, जब हमारा इंडिया आज़ाद हो गया तो उसकी गवर्नर भी बनी थी, थर्ड चीज। और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करी है हमको इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, वुमेन की कैटेगरी में मेजर रोल प्लेड बाय सरोजिनी नायडू ऑल्सो। ठीक है, देन जिस्ट अगर हम जाने, इस पोयम का जिस्ट क्या है। बहुत ज्यादा लैग हो रहा है ना, एक्सक्लेमेशन एंड अपोस्ट्रोफी एकदम सेम होता है, वर्ड अलग है, सेम है। जैसे इंट्रोगेशन और क्वेश्चन, इंट्रोगेशन का मतलब भी क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन का मतलब भी होता है क्वेश्चन। तो अगर मैं बोलती हूँ कि मैं उसको इंट्रोगेट कर रही थी, यानी मैं उससे क्वेश्चन पूछ रही थी, एक ही बात हुई। सीबीआई में ये ज्यादा वर्ड यूज होता है ना, उसको इंट्रोगेशन के लिए बुलाओ, उसको पूछताछ के लिए, उसको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाओ। ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन और अपोस्ट्रोफी दोनों का मतलब सेम है। तो इस पोयम में, ये छोटी सी पोयम है, 3 पैराग्राफ की पोयम। क्यों ऐसा लैग हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। 1 मिनट, मैं कुछ करती हूँ, 1 मिनट दे दो बस, मैं कुछ करती हूँ उसका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि इस पोयम का क्या जिस्ट था। कि 3 पैराग्राफ की पोयम है, तीनों पैराग्राफ में इंसान की 3 स्टेजेस, सबसे इंपॉर्टेंट 3 स्टेज कौन सी होती है इंसान की, उसका बर्थ, उसकी मैरिज और उसकी डेथ। तो हर पैराग्राफ में बताया है, कंपैरिजन किया है कि जब इंसान पैदा होता है तो वीवर्स लोग का मूड कैसा होता है, लोग खुशी खुशी एक चमकीला कपड़ा बना रहे होते हैं कभी दिन की शुरुआत में। जब कोई इंसान की शादी का कपड़ा बनाना होता है तो बहुत ही खुशी खुशी चमकीला कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, कभी शाम में। जब कोई इंसान की डेथ का कपड़ा बनाना होता है, यानी कोई कफन का कपड़ा बनाना होता है, तो वीवर्स लोग सीरियस और सैड होकर कपड़ा बनाते हैं आधी रात में। ठीक है, इतना ही बस याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी पोयम की पहला पैराग्राफ है, ये पोयम का पहला पैराग्राफ है। क्या बताओ, क्या हो सकती है फर्स्ट लाइन का फिगर ऑफ स्पीच। देखो मैं बताई हूं, एक फिगर ऑफ स्पीच ऐसा है जो बहुत ही कॉमन है, हर जगह तो फिट हो ही जाता है। तो इस पोयम में भी जो ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच यूज होगा वो कौन होगा, एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन कॉमन है। आपको एग्जाम में अगर कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं सूझ रहा है तो एलिट्रेशन लिख के आ जाना। ठीक है, लेकिन ऐसा करना मत, अगर एकदम नहीं समझ रहा है क्या है, वैसे तो कर लोगे क्योंकि आपको पोयम से ही आएगा ना। पहला है फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, कोई भी 2 वर्ड का पहला अल्फाबेट सेम होता है। तो यहाँ पे वीवर्स और वीविंग, ये 2 वर्ड है, ये लोगों का पहला वर्ड क्या है, पहला अल्फाबेट है सेम, जो कि है W। तो आप एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे, सिर्फ एलिट्रेशन लिख के आओगे तो 1 मार्क्स मिलेगा ना, एक्सप्लेनेशन भी करना है। लेटर W इज
रिपीटेड, किधर रिपीट हुआ है, वीवर्स, वीवर लिखना इधर पे, और किधर वीविंग, ये दो वर्ड नाम लिखना, प्लीजिंगली, ठीक है, प्लीजिंगली यानी अच्छे से, या तो फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट, प्लीजिंगली नहीं लिखना है तो क्या लिखोगे, फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। याद रखना, मैं आपको बोली थी हर फिगर ऑफ स्पीच के आगे आपको ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट लगाना है, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल पोएट लोग क्या करते हैं, अपनी पोयम का वैल्यू बढ़ाने के लिए, पोयम को दमदार बनाने के लिए, पोयम का इफेक्ट बढ़ाने के लिए ही यूज किया जाता है। तो पोयम का इफेक्ट बढ़ाने के लिए, पोएटिक इफेक्ट बढ़ाने के लिए ये फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। ये क्या, बाकी जितने भी फिगर ऑफ स्पीच होते हैं पोयम की वैल्यू बढ़ाने के लिए किए गए होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी वर्ड का पहला अल्फाबेट सेम रखेंगे तो उससे क्या होगा, वो म्यूजिकल साउंड देगा, तो पोयम पढ़ने मजा आएगी, है ना। तो इसलिए एलिट्रेशन का ये काम होता है, वो म्यूजिकल साउंड हमको देता है। आगे बढ़ते हैं, मेटाफर, मेटाफर कौन लिख रहा है, मेटाफर भी हो सकता है, पर एग्जाम में अगर आपको ये लाइन आती है तो एलिट्रेशन ही लिख देना। मेटाफर कैसे होगा, अगर ब्रेक ऑफ डे को कंपेयर किया है किससे, मॉर्निंग तो नहीं बोल सकते क्योंकि तो उसका मीनिंग हो गया ना। मेटाफर, निकिता एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। यस, ब्रेक ऑफ डे इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड विद द स्टार्ट ऑफ न्यू लाइफ। हाँ, बोल सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाते तो एलिट्रेशन लिख के भी काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जैसा आपको बताती हूँ हर बार आपको क्या बताती हूँ कि आपके एग्जाम में कोई एक लाइन आती है और आपको पता है कि इस लाइन के 2 फिगर ऑफ स्पीच बन रहे हैं, 3 फिगर ऑफ स्पीच बन रहे हैं, तो आप सिर्फ एक फिगर ऑफ स्पीच भी लिखोगे, एलिट्रेशन लिख दोगे, कोई एक को भी समझा दोगे तो आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मुझे क्या करना है, पूरा का पूरा जितने भी 5 फिगर ऑफ स्पीच बन रहे हैं उस लाइन के तो 5 लिखना पड़ेगा तो ही पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। मेटाफर भी लिख देते हैं, मेटाफर भी है। ब्रेक ऑफ डे क्या हुआ है, इनडायरेक्टली हुआ है। इनडायरेक्टली कंपेयर किससे हुआ है, एक छोटा सा बच्चा जन्म लिया था, यानी एक न्यू लाइफ आ रही थी, तो कौन से 2 वर्ड इनडायरेक्टली कंपेयर हुए हैं, ब्रेक ऑफ डे इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड विद द बर्थ बोल सकते हैं, बर्थहुड या स्टार्ट ऑफ न्यू लाइफ ऐसा भी बोल सकते हैं। अभी नेक्स्ट लाइन का क्या फिगर ऑफ स्पीच है, कोई भी लाइन के आगे आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाएगा, ठीक है। कोई भी लाइन आप पढ़ रहे हो एग्जाम में, उसके आगे क्वेश्चन मार्क है तो कुछ नहीं सोचने का, सीधा आंख बंद करने को लिख देने का, इंट्रोगेशन, ठीक है, इंट्रोगेशन लिख दोगे। कोई भी फिगर ऑफ स्पीच के आगे आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाता है तो लिख दोगे इंट्रोगेशन, और उसका एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा, क्या रहेगा, दी क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर, बस, ठीक है। सबसे ज्यादा इजी इंट्रोगेशन है, एक्सप्लेनेशन भी सेम रहता है और हमको कुछ सोचना भी नहीं पड़ता है। उसी तरह सेम होता है एपोस्ट्रॉफी, क्वेश्चन मार्क की जगह अगर आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाता है तो आंख बंद करके लिख देने का एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी, एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड हियर, ठीक है। अभी आएगा, आगे एक लाइन में आएगा तो हम देखेंगे। यस, बहुत ही सही, अच्छे आंसर दे रहे हो। सिमिली, निकिता ने नेक्स्ट लाइन का भी आंसर दे दी है। ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड, ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड। सबसे पहले तो एलिट्रेशन बन रहा है, यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज रिपीट हो रहा है, W, ठीक है। एलिट्रेशन की वैल्यू कम हो चुकी है, वो हर जगह आ रहा है, नेक्स्ट क्या बनता है इसका, सिमिली, जैसा कि निकिता ने करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिए है। निकिता हैज गिवन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सिमिली। क्या सिमिली में क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है कोई भी 2 चीजों के बीच में। तो यहाँ पे कौन सी 2 चीजों के बीच में कंपेयर हुआ है, कौन सी 2 चीजों को कंपेयर, कौन सी दो चीजों की तुलना की गई है। तो सबसे पहला, ठीक है, ब्लू कलर को हेल्सियन वाइल्ड के पंख के साथ कंपेयर किया है। कल हमने पढ़े थे ना कि ये ब्लू कलर तो हेल्सियन वाइल्ड एक पक्षी है, उसके पंख की तरह ब्लू है, पंख की तरह ब्लू है। तो 2 चीज को कंपेयर किया है, ब्लू कलर को हेल्सियन वाइल्ड के पंख की तरह कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है सिमिली। क्या एक्सप्लेनेशन लिखोगे, डायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड हियर बिटवीन, डायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड हियर बिटवीन, कौन सी 2 चीजों के बीच में, बिटवीन कलर ब्लू या ब्लू कलर एंड
विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड एंड विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड। ठीक है, यस शारिक अहमद, राइट। देन नेक्स्ट क्या है, इसका इमेजरी भी बनता है। इमेजरी जैसा कि मैंने बताई थी कि इमेजरी वर्ड क्या होता है, एक इमेज क्रिएट करता है। ज्यादातर हमारे दिमाग में इमेज कब क्रिएट होती है, जब वो इमेज का कुछ कलर बताया गया होता है कि ये ब्लू कलर है, ये पक्षी रेड कलर का है, ये चीज ब्राउन कलर की है, तो हमारे माइंड में ना क्या होता है, एक पिक्चर क्रिएट होती है ना। तो इसलिए कोई भी लाइन में आपको ज्यादा सोचने का नहीं, क्या करने का, कोई भी लाइन में आपको कलर दिख गया, ठीक है, कलर ब्लू, व्हाइट, रेड, येलो, पर्पल, ग्रीन, कोई भी लाइन है उसमें आपको कलर दिख गया तो उसका फिगर ऑफ स्पीच इमेजरी भी बनता है। इतना ही याद रखना, ज्यादा टेक्निकल जाने का ही नहीं, पहले से अपने ट्रिक बना के रखने का कि कोई भी लाइन में आपको कलर दिख गया, कलर कोई वर्ड दिख गया, ब्लू, रेड, येलो, व्हाइट, पर्पल, ब्राउन, कुछ भी कलर का वर्ड दिख गया तो आप इमेजरी भी लिख सकते हो। तो इस लाइन के 3 फिगर ऑफ स्पीच बनते हैं, समझ गए। इमेजरी में ज्यादा भी कंफ्यूज मत होना कभी भी, कलर का वर्ड कोई भी कलर दिख गया लिख दो इमेजरी। ओके, तो यहाँ पे कौन सा कलर आपको दिख रहा था, ब्लू कलर दिखा ना, तो हमने इमेजरी भी लिख दिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, एलिट्रेशन। नेक्स्ट लाइन का एलिट्रेशन ही बनता है, सिर्फ कौन रिपीट हो रहा है, वी का डब्ल्यू और वीव का डब्ल्यू। ठीक है, वी का डब्ल्यू, वीव का डब्ल्यू, लेटर डब्ल्यू इज रिपीटेड हियर प्लीजिंगली, या तो लेटर डब्ल्यू इज रिपीटेड हियर फॉर ग्रेटर पोएटिक इफेक्ट। दो में से जो भी सेंटेंस आपको सूट कर रहा है, लिखना चाहते हो लिख देना। लिखते जा रहे हो टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक में लिखते जाओ। ये आपकी पैराग्राफ, टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ मैंने लिखी हूं ना इधर पे, तो आपको क्या करना है, सिद्धार्थ सिद्धार्थ तो एकदम आगे बढ़ चुका है, नेक्स्ट पैराग्राफ का बता रहा है, अच्छी बात है। देखो, टेक्स्ट बुक लेके बैठो, आपकी पोयम खोलो, पोयम नंबर 2, उस पोयम की जो ये पहली लाइन होगी उसके आगे एलिट्रेशन लिख दो। पोयम नंबर 2 सॉरी लाइन, पैराग्राफ की सेकंड लाइन, ये वाली लाइन के आगे इंट्रोगेशन लिख दो। ठीक है, ये वाली लाइन के आगे तीनों फिगर ऑफ स्पीच लिख दो, इसके आगे ये लिख दो। एग्जाम में कोई भी लाइन आपको आएगी, ठीक है, तो आपके कंफ्यूज नहीं हो गया, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हुए, यस, जैसा कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या हुआ था, ब्रेक ऑफ डे को कंपेयर किया था बर्थ से, तो यहाँ पे फॉल ऑफ नाइट को कंपेयर किया गया है किससे, फॉल ऑफ नाइट को कंपेयर किया गया है मैरिज, मैरिज से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज होगा, यहाँ पे मैं मेटाफर लिखना भूल गई, मेटाफर, मेटाफर। ठीक है, कौन सी दो चीज इनडायरेक्टली कंपेयर हो रही है इधर पे, फॉल ऑफ नाइट इज इनडायरेक्टली कंपेयर विथ मैरिज, इतना याद रखो। ठीक है, मेटाफर लिखोगे और उसका एक्सप्रेशन में क्या लिखोगे, इनडायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड हियर बिटवीन फॉल ऑफ नाइट एंड मैरिज। ओके, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन कौन रिपीट हो रहा है, डब्ल्यू बहुत रिपीट हो रहा है, वीवर्स, वीविंग, द लेटर डब्ल्यू इज रिपीटेड हियर प्लीजिंगली। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट लाइन का क्या बनता है, इंट्रोगेशन और एलिट्रेशन। इंट्रोगेशन और एलिट्रेशन, बहुत से स्टूडेंट फटाफट आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों को ऑलरेडी सब फिगर ऑफ स्पीच समझ चुका है और आप लोग फटाफट आंसर कर रहे हो। अच्छा है, आपकी स्पीड बढ़ रही है। आपको अभी जैसे पता है ना, हमने परसों मैंने आपको बताई कि आपका एग्जाम एमसीक्यू फॉर्म में भी हो सकता है, आपको जो फर्स्ट टर्म है, तो इसमें एमसीक्यू में हमारे पास ना टाइम कम होता है, राइट, हमको फटाफट क्वेश्चन समझ के लिखना पड़ता है। तो आप यहाँ पे ना अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे, इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिखाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी पढ़ाई के साथ, आप पढ़ तो रहे हो, साथ ही साथ आपका एक और बेनिफिट हो रहा है, आपकी राइटिंग स्पीड, आपकी सोचने की स्पीड, आपकी आंसर देने की स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो प्लीज़ मैं अर्ज करूँगी कि जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ देखो ही मत, आप अपना इन्वॉल्वमेंट भी दिखाओ। ठीक है, आपकी ना क्या बढ़ेगी, आपके आंसर देने की जो स्किल है वो बढ़ेगी। भले ही रॉन्ग आंसर दो, भले ही रॉन्ग आंसर दो, कोई भी आपको जज नहीं करेगा इधर पे। ठीक है, हम सब पढ़ने के लिए ही आए हैं। आपका एक तीर से आप 2 निशाने मारोगे, आपकी स्टडी भी हो जाएगी, आपके आंसर देने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एलिट्रेशन, और मैं बताई थी इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क दिख गया, इंट्रोगेशन डाल दो। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे बताओ, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे इंट्रोगेशन के, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है।
सबसे फटाफट। यस हर्षु, निकिता, श्वेता, आप सब लोग एकदम फटाफट और करेक्ट आंसर दे रहे हो। यू ऑल आर राइट। बताओ। इंट्रोगेशन, आप फिगर ऑफ स्पीच का नाम तो लिख दोगे लेकिन इसको एक्सप्लेन क्या करके आओगे? बताओ। अच्छा सिर्फ ऐसा लिख के आओगे? क्वेश्चन मार्क, ये आपका एक्सप्लेनेशन है। 0 मार्क्स दे देगा एग्जामिनर, 0 मार्क्स। यस ऋतुजा इज राइट, द क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर, द क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर। यस, ये आपको एक्सप्लेनेशन में लिखोगे तो आपको दूसरा मार्क्स मिलेगा। सिर्फ इंट्रोगेशन लिख के आओगे तो 2 में से 1 मार्क्स मिलेगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, भूलना मत। नेक्स्ट चीज, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दे चुके हैं, थर्ड लाइन का फिगर ऑफ स्पीच पहला तो बनता है एलिट्रेशन। यहाँ पे प्लम्स का पी, पीकॉक का पी और पर्पल का पी, ये पी वर्ड रिपीट हो रहा है तो हम लिख देंगे द लेटर पी इज रिपीटेड हियर प्लीजिंगली। ठीक है, ये एलिट्रेशन हो जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन इधर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज क्या बन रहा है इसका? सिमिली, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। क्या है सिमिली? कौन सी 2 चीज के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है इधर पे? पिकॉक का प्लम्स, ठीक है, पिकॉक का पंख जिसको प्लम्स बोलते हैं उसको कंपेयर कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं पर्पल और ग्रीन कलर से। पर्पल, द कलर पर्पल एंड ग्रीन इज डायरेक्टली कंपेयर्ड टू द प्लम्स ऑफ पीकॉक। ठीक है, हम कल पढ़ रहे थे ना, राइटर क्या बोल रही थी कि ये तो बहुत ही ज्यादा कैसा कलर है, चमकीला कलर है, पर्पल और ग्रीन कलर का है, पीकॉक के पंख की तरह। ये पर्पल और ग्रीन कपड़ा पीकॉक के पंख की तरह क्या है? चमकीला है। तो पर्पल और ग्रीन और प्लम्स ऑफ पीकॉक, ये 2 चीज को एक दूसरे से डायरेक्टली कंपेयर किया गया है, तो इसलिए इसका फिगर ऑफ स्पीच बनेगा सिमिली। सिमिली, ठीक है। लाइक वर्ड का यूज हुआ है, मैं बताई थी पहले, लाइक, सो और एज वर्ड यूज होता है। इसका एक्सप्लेनेशन समझ जाओगे। यस निकिता, प्लम्स ऑफ पीकॉक इज डायरेक्टली कंपेयर्ड विद द कलर पर्पल एंड ग्रीन। और ओ इमेजरी हम कैसे भूल गए लिखना? इमेजरी कैसे भूल गए? मैं क्या बताई थी? कोई भी आपको लाइन में कोई भी कलर दिख जाता है, कोई भी कलर का वर्ड लिखा है, रेड, ब्लैक, व्हाइट, कुछ भी, इमेजरी लिख दो, इमेजरी। ठीक है, वैसे तो आप सिमिली लिख दोगे तो भी मार्क्स मिलेगा, एलिट्रेशन लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में हो सकता है ना ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाएगा, इमेजरी वर्ड लिखा होगा और ये 4 लाइन दी होगी और बोलेगा बताओ ये चारों में से कौन सी लाइन इमेजरी है। तो आप कौन सी लाइन उठाओगे? जो लाइन में आपको कोई कलर का वर्ड दिख रहा होगा। तो ये चारों लाइन में से कहाँ कलर है बताओ? ये लाइन में कोई कलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसमें है? नहीं है। इसमें है? यहाँ पे है, पर्पल एंड ग्रीन कलर है ना। ठीक है, इजी है। सिली मिस्टेक की वजह से हमारे पास मार्क्स कटते हैं। हम जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर देंगे अपनी स्टडी को, जितना ज्यादा शॉर्टकट ट्रिक लगा देंगे, एक वो होता है ना देख के पहचान जाना, वैसा पढ़ेगा ना तो स्टडी आसान हो जाती है। अगर एकदम टेक्निकल हो जाएंगे, एकदम टेक्निकल हो जाएंगे तो स्टडी कॉम्प्लिकेट हो। 2 मार्क्स के लिए हमको क्यों इतना पढ़ना है ना? तो जितना ज्यादा स्टडी इजी करेंगे उतना ज्यादा ऑन द स्पॉट हमारे फटाफट आंसर आएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन आया तो आप तो कलर देख के पहचान जाओगे, सोचना ही नहीं पड़ेगा। कोई लाइन आई उसमें कलर व्हाइट कलर दिखा, इमेजरी, ब्लैक कलर आया, इमेजरी। ठीक है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन, एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन आ गया। सेम W वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है। तो सेकंड पैराग्राफ के इतने फिगर ऑफ स्पीच है टोटल, कितने? 1 2 3 4 5 6। फिर से इमेजरी मिटा दी मैंने, यहाँ पे इमेजरी भी है। ठीक है, इमेजरी टोटल 6। लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं हम, लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके जरा मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ। यस नेहा, राइट, इमेजरी भी था। मेटाफर, इनडायरेक्टली कंपैरिजन इज मेड हियर। यस मैम, जैसा निकिता बता रही है वही एक्सप्लेनेशन है क्या? निकिता ने हाँ, प्लम्स ऑफ पीकॉक इज डायरेक्टली कंपेयर्ड विथ पर्पल एंड ग्रीन, सही है, लिख सकते हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। थर्ड लाइन का इन्वर्जन, करेक्ट अरेंजमेंट इज लाइक पर्पल, ग्रीन एंड प्लम्स ऑफ पीकॉक। थर्ड लाइन कर सकते हो, पर ऑलरेडी 3 फिगर ऑफ स्पीच हमको मिल चुके हैं, तो अभी और 4 हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। पूरे पैराग्राफ में एलिट्रेशन कॉमन है। यस अनुज, एलिट्रेशन हर जगह आ जाता है। एलिट्रेशन फिर से आ गया, फिर से आ गया। ठीक है, कहीं कुछ समझा नहीं, आप बहुत एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे हो कि ये बाप रे, को तो ये फिगर ऑफ स्पीच आ ही नहीं रहा है।
तो उस लाइन में कोई तो 2 वर्ड ऐसे होंगे जिसका पहला अल्फाबेट सेम होगा, एलिट्रेशन डाल के आ जाना, ठीक है। WW SS भी हो रहा है, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हो, द लेटर W एंड S, ऐसा, क्योंकि यहाँ पे W भी है 2 वर्ड में और S भी है, तो डबल एलिट्रेशन है ना, तो आपको बस क्या करना है, W भी लिख देना है, कॉमा लगा के S भी लिख देना है। इस रिपीटेड ईयर प्लीजिंगली हो गया, और कुछ नहीं है। फिर आगे इंट्रोगेशन, जैसे ही क्वेश्चन मार्क दिखा आंख बंद करो, इंट्रोगेशन लिख दो और एक्सप्लेनेशन में डाल दो, द क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर, द क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर, इस लाइन में क्वेश्चन पूछा गया है, बस हो गया, ठीक है। इन्वर्जन भी है इसका, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल। इन्वर्जन का मतलब आपको पता है ना सबको, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाई थी। इन्वर्जन, ये वर्ड किधर से निकला है, इनवर्स, ठीक है, इनवर्स। और इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट है उन लोग को पता होगा इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, उल्टा। तो ये सेंटेंस में ना, जैसे कि हमको पता है ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, लेकिन होना चाहिए इन द मूनलाइट चिल व्हाट डू यू वीव, ऐसा, ठीक है। सो इसका इन्वर्जन लिख देना, क्या लिख दोगे, द ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, द करेक्ट ऑर्डर इज इन द मूनलाइट चिल व्हाट डू यू वीव। वैसे अगर नहीं लिखोगे क्वेश्चन मार्क ही काफी है, इंट्रोगेशन ही काफी है, इन्वर्जन की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इन्वर्जन में क्या हो जाता है, हमको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ जाता है, थोड़ा वो उस लाइन के हिसाब से ना, तो हमारे छोटी सी कुछ गलती होगी तो आधा मार्क्स कट। लेकिन इंट्रोगेशन में तो क्या है, फिक्स्ड, द क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर, लिख के आगे बात खत्म। तो इंट्रोगेशन रहा और आपने उसमें कोई दूसरा फिगर ऑफ स्पीच जबरदस्ती डाले, यानी आप अपने मार्क्स कट कर रहे हो, है ना, ठीक है। तो याद रखना। चलो खत्म होने आया, लास्ट की 2 लाइन बची है, लास्ट की 2 लाइन बची है। अभी ये हमारा मतलब हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच करके, तो लास्ट के 5 मिनट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कल की तरह, ठीक है। कल तो बड़ा सब बोल रहे थे हमको पोएम समझ गई, पोएम समझ गई, क्वेश्चन पूछने गई तो रॉन्ग आंसर आ रहे थे कुछ स्टूडेंट्स के, कुछ स्टूडेंट के। तो आज भी देखेंगे हम, ठीक है। व्हाइट एज अ फेदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड। हेलो अश्विनी, हेलो। सिमिली, डायरेक्ट कंपैरिजन, कौन सी 2 चीजों के बीच में, व्हाइट कलर, ठीक है, व्हाइट कलर को कंपेयर किया गया था किससे, ये तो इतना ज्यादा व्हाइट है, किसकी तरह, एक बादल की तरह, एक फेदर की तरह। फेदर पता है ना, फेदर क्या होता है, एक पंख, कोई भी बर्ड का पंख। तो यहाँ पे व्हाइट कलर और बादल, व्हाइट कलर एक तरफ, बादल और पंख एक तरफ, ये दोनों को कंपेयर किया गया था, ठीक है। व्हाइट कलर को कंपेयर किया गया था बादल और पंख से, डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है। डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है, हम कैसे पहचानते हैं, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। कोई भी 2 चीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और वो लाइन में आपको या तो वर्ड एज दिखता है, या तो सो दिखता है, या तो लाइक दिखता है, ठीक है। ये 3 वर्ड आपको दिख जाते हैं तो हम बोलते हैं कि डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो उसका सिमिली हो जाता है, ठीक है। और मेटाफर कब होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, वहां पे तुलना तो की गई होती है चीजों की, लेकिन ये 3 वर्ड यूज नहीं किए गए होते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। तो यहाँ पे 2 चीजों की कंपैरिजन हो रहा है, 2 चीजों को तुलना की गई है और यहाँ पे एज वर्ड लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि डायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड हियर बिटवीन द कलर व्हाइट एंड द फेदर एंड क्लाउड, ठीक है, सिमिली। यस निकिता, यस सिद्धार्थ, ऋतुजा, कुणाल, श्वेता, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो, यू ऑल आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई मस्ट से दिस। लास्ट, रेपिटेशन, रेपिटेशन भी है, भूल गए रेपिटेशन को। रेपिटेशन क्या हो रहा है, रेपिटेशन में क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट ना एलिट्रेशन और रेपिटेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। एलिट्रेशन में एक सिंगल अल्फाबेट रिपीट होता है और रेपिटेशन में पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होता है। तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, व्हाइट एज अ, ठीक है, ये एक फ्रेज है, व्हाइट एज अ, और इसी लाइन में फिर से रिपीट हो रहा है ये वर्ड, या फ्रेज भी बोल सकते हैं, व्हाइट एज अ, ठीक है। तो पूरा का पूरा अक्खा सेंटेंस 2 बार रिपीट हो रहा है सेंटेंस में, तो रेपिटेशन, ठीक है, रेपिटेशन। द वर्ड व्हाइट एज अ इज रिपीटेड हियर ट्वाइस इन द सेंटेंस, रेपिटेशन। एलिट्रेशन, फिर से आ गया एलिट्रेशन, डब्ल्यू वर्ड, लेटर डब्ल्यू इज रिपीटेड हियर प्लीजिंगली। यस यस, राइट निकिता।
हेलो ऋतुजीत, लेट हुए आज आप। इमेजरी भी आ गया, 4 फिगर ऑफ स्पीच बन गए इसके। कैसे इमेजरी मैंने पहचानी बताओ? मैंने ये लाइन इमेजरी है, मैंने कैसे पहचानी बताओ? क्योंकि इमेजरी आपके लिए न्यू है ना, पूछती हूँ जरा। मुझे कैसे पता चला कि ये लाइन इमेजरी है? मैंने ऐसा क्या देखी इसमें, इस लाइन में बताओ? देखते हैं। व्हाइट कलर, यस ऋतुजा, व्हाइट कलर। ठीक है, मैं बताई ना, कोई भी लाइन में आपको कोई भी कलर दिख जाता है, इमेजरी डाल दो, व्हाइट कलर। ओके, यस, राइट। रिशु, प्रणव, निकिता, ऋतुजा, ऑल यू ऑल आर राइट। लास्ट लाइन का हमारा बनता है वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। इसका बनेगा एलिट्रेशन। डब्ल्यू वर्ड इज रिपीटेड हियर प्लीजिंगली। यस, अनुज, नेहा, राहुल, आप लोग भी करेक्ट हो। एक्सप्लेनेशन क्या लिखोगे? लेटर डब्ल्यू इज रिपीटेड इन द वर्ड वी एंड वीव प्लीजिंगली। ओके, तो हमारा फिगर ऑफ स्पीच इतना ही फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, इतना ही फिगर ऑफ स्पीच है। एग्जाम में आपको इसी पोयम से अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो याद रखना कि कौन से लाइन का क्या फिगर ऑफ स्पीच था। पहले से प्रिपेयर होके जाओगे तो कभी टेंशन नहीं होगी। टाइम कम होता है, हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, आधी प्रिपरेशन घर से ही करके जाने का। मतलब पढ़ाई के अलावा जो ट्रिक मैं बता रही हूँ, कोई भी चीज़ को ऑन द स्पॉट पहचानने की, फटाफट पहचानने की, जो मैं आपको बता रही हूँ कि कलर दिख गया तो ये डाल दो, क्वेश्चन मार्क दिख गया तो ज़्यादा सोचो मत, इंट्रोगेशन लिख दो, एपोस्ट्रोफी दिखा तो एक्सक्लेमेशन डाल दो, इन्वर्जन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सिमिली में क्या होता है, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है, लेकिन एज, सो और लाइक वर्ड का इस्तेमाल होता है तो सिमिली होता है वो। ठीक है, कंपैरिजन, ये तीनों वर्ड का इस्तेमाल करके। अगर ये 3 वर्ड इस्तेमाल नहीं होते और फिर भी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे मेटाफर। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कोई जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, जिन लोगों को नहीं समझता है, लोग का क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि ये लड़की डॉल की तरह खूबसूरत है, ठीक है, डेट गर्ल या दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल लाइक अ डॉल, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल लाइक अ डॉल। तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हुआ है, सॉरी, दो चीजों के बीच में। कौन सी दो चीज? एक लड़की को एक गुड़िया से हमने कंपेयर किए हैं, और ये वर्ड, ये सेंटेंस में लाइक, ठीक है, लाइक वर्ड आया तो क्या हो गया? सिमिली। ठीक है, सिमिली। अभी यही चीज को मैं क्या बोल सकती थी? ये लड़की तो गुड़िया, ये लड़की तो गुड़िया है। कितने सब बोलते थे ना डायरेक्ट, ये तो गुड़िया है, ये लड़की गुड़िया है, डायरेक्ट, यानी लाइक वर्ड की तरह, लाइक वर्ड हमने यूज ही नहीं करे, की तरह नहीं बोली मैंने, डायरेक्ट बोल दी ये लड़की गुड़िया, ऐसा। तो कंपैरिजन तो मैंने की, एक लड़की को गुड़िया बोल दी, उसको एक दोनों को कंपेयर करी, लेकिन लाइक, सो और वर्ड का इस्तेमाल नहीं करी, तो हम बोलेंगे इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है, तो उस वक्त हम मेटाफर का यूज करेंगे। ठीक है, समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। हो चुके हैं, मतलब हमारा पढ़ के हो चुका है कि इस पोयम में क्या क्या फिगर ऑफ स्पीच थे। क्वेश्चन पूछूं अभी? कुछ डाउट है तो पहले आप लोग पूछ लो, 2 मिनट। ये आपको याद है ये पूरे चैप्टर, ये पूरी पोयम का जिस्ट क्या था? 3 पैराग्राफ में, तीनों, पहले पैराग्राफ में क्या किया गया? बर्थ को कंपेयर किया गया, सेकंड पैराग्राफ में मैरिज, थर्ड में डेथ। किससे कंपेयर किया? मॉर्निंग हो रही है, सुबह हुई, बच्चे का जन्म हुआ, तो राइटर क्या कर रहे हैं, सॉरी, वीवर्स क्या कर रहे हैं? रॉब सिल रहे हैं खुशी खुशी। ठीक है, हम ऐसी कोई भी माइंड मैप्स बनाते हैं, ऐसा कोई भी चार्ट बनाते हैं, तो पिक्चर देख के हमको पूरी चीज समझ में आ जाती है ना? तो इसलिए मैंने ये आपके लिए बनाई हूं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे होगे तो ये आप चार्ट देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। शाम में क्या सिल रहे थे वीवर्स लोग? खुशी खुशी वेल सिल रहे थे, मैरिज का कपड़ा। और आधी रात में श्राउड सिल रहे थे, कैसा होके? सैड और सीरियस, सोलम एंड स्टिल होके, एक इंसान की डेथ हो चुकी थी उसका। पूरा यही है। फर्स्ट पैराग्राफ में इसकी बात की गई है, सेकंड पैराग्राफ में इसकी, और थर्ड में इसकी। ये पोयम इतनी ही थी, सॉर्ट आउट हो गई, क्लियर हो गई, एक्सप्लेनेशन डन हो गया। एक्सप्लेनेशन को टैकल कर लिए, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हो गया, फिगर ऑफ स्पीच जान लिए पूरी पोयम का। ठीक है, एग्जाम में आया तो हम कर लेंगे, एग्जाम में आया तो कर लेंगे। अभी कल इस पोयम से रिलेटेड जितने भी फिगर ऑफ स्पीच एक्सरसाइज बन सकते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्स, आइस ब्रेकर, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, एप्रिसिएशन, ये सारी चीज हम कल सॉल्व करेंगे। मैम एप्रिसिएशन पॉइंट में लिखना है कि पैराग्राफ में? ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि एप्रिसिएशन को कैसे लिखना है। तो देखो,
जैसा लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ऐसा बोर्ड की तरफ से कुछ आया नहीं है कि आप पॉइंट में लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप पैराग्राफ में लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आप जो फॉर्मेट में कंफर्टेबल हो, आप चाहते हो कि मैं जो भी मैं पॉइंट में लिखता हूँ ना, अपने जो भी थॉट है मैं उसको पॉइंट में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं फटाफट आंसर लिखता हूँ। तो आप पॉइंट में कवर करो अपने आंसर को। पैराग्राफ में लिखना चाहते हो तो पैराग्राफ में लिखो, ठीक है, लेकिन आंसर सही होना चाहिए, कंटेंट सही होगा तो फॉर्मेट नहीं देखा जाएगा। फॉर्मेट ज्यादातर किधर देखा जाता है? राइटिंग स्किल में, ठीक है। अगर राइटिंग स्किल में बोल दिया है बोर्ड ने ईमेल राइटिंग में सब्जेक्ट इधर आएगा, 2 लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है, हेडिंग लिखना है, तो वही फॉलो करोगे। लेकिन आप जो क्वेश्चन पूछे एप्रिसिएशन का, आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, पैराग्राफ भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैम हमको कैसा लिखना चाहिए, पॉइंट वाइज या पैराग्राफ वाइज, तो मैं आपको प्रिफर करूंगी कि आप ऐसा हेडिंग डालने का, दिया होता है ना पोएट के बारे में कुछ बोलो, तो लिखने का पोएट या जो भी आपको जिसके बारे में लिखना है अबाउट द पोएम, पहले ऐसे हेडिंग डालने का, उसको अंडरलाइन करने का, और फिर 6-7 लाइन या 5-6 लाइन को ऐसा पैराग्राफ बना के लिख देने का, ठीक है, पैराग्राफ बना के लिख देने का। और आप जो दूसरी लाइन एक्सप्लेन करोगे पोएटिक डिवाइस की, तो फिर से पोएटिक डिवाइस की हेडिंग डालना, पोएटिक डिवाइस की हेडिंग डालना और उसको फिर 4-5 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। ये ज्यादा सॉर्टेड लगता है, पॉइंट में थोड़ा बिखरा बिखरा हो जाता है। मतलब एज अ टीचर मैं आपको बता रही हूँ, मैं अगर चेक करती हूँ कोई स्टूडेंट का, तो मुझे ज्यादा जो सॉर्टेड आंसर लगता है वो ये वाले फॉर्मेट में लगता है एप्रिसिएशन का, अगर तुम पूछ रहे हो तो, ठीक है। और परसों मेंटी क्विज करने वाले हैं, रेडी रहो। मैं सोच रही हूं कि परसों मेंटी क्विज में आपकी पोएम नंबर 1 सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड और पोएम नंबर 2 दोनों का मिला के मेंटी क्विज ले लेते, क्या बोलते हो? क्योंकि पोएम नंबर 1 का हमने मेंटी क्विज लाइव नहीं करे थे ना, क्या बोलते हो? परसों हम पोएम नंबर 1 एंड पोएम नंबर 2 दोनों का कंबाइन करके टेस्ट ले लेते, क्विज कंपटीशन कर लेते। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? या आपको सिर्फ पोएम नंबर 2 ही करना है, बताओ। दोनों पोएम साथ में करनी है, लेना है। ओके, निकिता, जुबैर, प्रणय, ऋतुजा बोल रहे हैं कि पोएम नंबर 1 और पोएम नंबर 2 दोनों का साथ में क्विज कंपटीशन मेंटी क्विज करते। नहीं मैम, 1 का भी। ओके ओके ग्रेट, बोथ नेहा, जुबैर, कुणाल, निकिता, ठीक है, डन। यानी कि परसों हम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, क्योंकि ये पोएम छोटी भी है ना, ये पोएम छोटी है तो क्वेश्चन घुमा फिरा के 3 पैराग्राफ से मैं बना सकती हूँ। तो हमारी सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड भी रहेगी, तो मजा आएगा। आपको इस पोएम से लेके उस पोएम तक भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। सब याद करके आना, स्पेशली फिगर ऑफ स्पीच और पोएम की अंडरस्टैंडिंग पे भी मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। जैसे कि आपको बोलूंगी कि इस पोएम के पोएट कौन है, ठीक है, तो वो तो वैसे भी आपको सब क्वेश्चन ऑलरेडी रहेगा, आपको बस टिक करना है। मेंटी क्विज के लिए रेडी रहो, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे देखना है कि कौन बाजी मारता है, ठीक है। चलो, कुछ डाउट है आपको अभी तक इस पोएम से? कुछ भी एक्सप्लेनेशन में या फिगर ऑफ स्पीच में कुछ भी डाउट है क्या? मैम प्लीज फिगर ऑफ स्पीच कॉन्सोनेंट एक्सप्लेन करो मैम। निकिता, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, राइट। आप जो फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिए हो कॉन्सोनेंट, ठीक है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन 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 आपकी टोटल 8 पोएम है, ठीक है, टोटल 8 पोएम है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच का वर्ड, ये फिगर ऑफ स्पीच कहीं यूज ही नहीं हुआ है, तो आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। मैं जैसे बताई ना, अब ग्रामर की एग्जाम्पल ले लो, रियलिटी में मोर देन 100 ग्रामर है, लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ 20 आते हैं ना, महाराष्ट्र बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो उसी तरह फिगर ऑफ स्पीच तो बहुत सारे हैं, 50 के ऊपर है, लेकिन हम आपके सिलेबस के हिसाब से स्टडी करेंगे ना, सब कुछ थोड़ी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैं जितना पढ़ा रही हूं, मैंने जो लिस्ट दी हूं पीछे जो लिस्ट दी हूं मैंने, उतना ही पढ़ो। ऐसे तो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है, इतना हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, डोंट वरी। आपके फिगर ऑफ स्पीच, ये वाली फिगर ऑफ स्पीच आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगी, डोंट वरी। कुछ भी डाउट है? मैम आज का सेशन बहुत फास्ट हुआ, हाँ, क्योंकि इजी था इसलिए मैं फटाफट समझा रही थी और आप लोगों के भी एकदम फटाफट आंसर आ रहे थे ना, तो मजा आ रहा था।
और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, ये लेक्चर को रिकॉर्डेड देखते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं कुछ जो क्या करते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, तो उन लोग को थोड़ा फास्ट चाहिए होता है ना। अभी समझो कल एग्जाम है और आज आप ये वीडियो देखोगे फिर से ओपन करके, तो आप यही चाहोगे ना कि एक्सप्लेनेशन मैम फटाफट करे, बीच में टाइम पास ना करे, इधर उधर ना देखे, आप यही चाहोगे। इसलिए मेरा मोटिव यही होता है कि आप लाइव लेक्चर देखो या रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कितना मैम है ना, आप पढ़ाने से ज़्यादा यहाँ वहाँ की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करेंगे, फटाफट करेंगे, जितना मैक्सिमम कम टाइम में मैं कर सकती हूँ उतना करती हूँ, इसलिए मैं पूरा रेडी करके आती हूँ पूरा। चाहे तो मैं यहाँ पे लिखती नहीं ना, एलिट्रेशन में यहीं पे आके लिखती, सिर्फ पोएम लिख देती और लिखती इसका ये लाइन का एलिट्रेशन है, ये लाइन का इन्वर्जन है, लेकिन मैं बोली ये सब लिखने में 10-15 मिनट ज़्यादा गए, इससे अच्छा चलो पहले से लिख दो, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कल मिलेंगे, अभी हम एप्रिसिएशन सॉल्व करेंगे। एप्रिसिएशन कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। कुछ भी डाउट है, किसी का डाउट तो आ नहीं रहा है, किसी का डाउट तो आ नहीं रहा है, क्योंकि इजी पोएम है, आई होप सबको समझ गया होगा, ठीक है। चलो मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछती हूँ फ्यूरो स्पीड से रिलेटेड, ठीक है, बता दो, फिर हम सेशन को एंड करेंगे और कल मिलेंगे, ओके। बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ पढ़ने, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो, और अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी तो पिछले साल के स्टूडेंट का भी रिजल्ट नहीं आया है ना, उससे जो 1 साल बड़े स्टूडेंट है तो वो लोग का भी रिजल्ट नहीं आया 12th स्टैंडर्ड का। तो और ऐसा अनसर्टेनिटी कितनी है ना आप लोगों की भी, अगर देखा जाए दूसरे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अनसर्टेनिटी बहुत है कि एग्जाम होगा नहीं होगा, ऑनलाइन होगा तो पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद आप इधर आके पढ़ रहे हो, इतना एफर्ट लगा रहे हो, तो एज अ टीचर मुझे पता लग रहा है कि आप लोग ना जो अपने करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो, बहुत ही अच्छी स्किल आपके अंदर है, सब स्टूडेंट के अंदर नहीं होती है, बहुत ही मुझे आप सब पे प्राउड है। निकिता, प्रणय, शारिक अहमद, सिद्धार्थ, हर्षु, ऋषु, करीना, कुणाल, नेहा, श्वेता, ठीक है, और भी ऊपर जो जितने भी स्टूडेंट है, प्राउड ऑफ यू ऑल, प्राउड ऑफ यू, सीरियसली प्राउड ऑफ यू ऑल। ऐसे ही डेडिकेशन आगे भी दिखाते रहो, ट्रस्ट मी, आप लोगों का जो भी ड्रीम है पूरा हो जाएगा और आप लोग एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे। यही एक क्वालिटी होती है सक्सेसफुल इंसान की कि वो हर एक छोटी छोटी चीज़ों में जो भी करता है डेडिकेशन के साथ करता है, ये आपके अंदर क्वालिटी है। प्राउड ऑफ यू ऑल, ठीक है। चलो जुबैर, आप भी जुबैर आप भी, आप तो बहुत फटाफट आंसर दे रहे थे, याद है मुझे जुबैर, कभी परसों, आज भी दिए हो, ठीक है, ओके। सो अभी कितना बज गया है, 7:10 हो रहे हैं, 7:10 हो रहे हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी पोएम के आगे मैंने जो भी बताई हूँ उसको लिख लो। अभी हम मिलेंगे कल न्यू वीडियो के साथ। टाइम मेरा यही है, फिक्स टाइम है, याद रखना, हाँ, 6 से 7 हमेशा फिक्स रेगुलर टाइम है। मैं सोच रही हूँ, ओके प्रणाली, ओके, अभी याद रखूंगी कि हर्षु नाम प्रणाली है, ओके। मैं सोच रही हूँ कि रात में, अच्छा मुझे एक बार बता दो कि यहाँ पे आप लोग कब सोते हो रात में, मुझे एक बार टाइम बता दो, उस हिसाब से मैं एक सेशन मतलब लाने का सोच रही हूँ हर संडे। जैसे आज संडे है ना, आज हमने स्टडी करे, सब लोग अपने सोने का टाइम बता सकते हो प्लीज़। यहाँ पे 16 स्टूडेंट है, क्या एटलीस्ट 10 स्टूडेंट भी अपना सोने का टाइम बता सकते हैं कि आप लोग कब सो जाते हो रात में। अच्छा 12 बजे तक शारिक अहमद सो जाता है, और कुणाल, ऋतुजा, हाँ, सिद्धार्थ, 3 क्वेश्चन पूछने जा रही थी, राइट पूछूंगी। 11 बजे तक, ओके निकिता, 11, 12, ओके, 10 प्रणय, सच्ची में अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, 11, ओके, पक्का ना ओके, 12 बजे नेहा, हर्षा, हाँ मैं पूछ रही हूँ, तुमने अच्छा हो याद दिलाया, मेरे माइंड से स्लिप हो गया था एकदम बातों में। ओके, आयशा भी 12 बजे तक सो जाती है, ओके। हाँ, तो मैं मतलब यही सोच रही थी, क्योंकि देखो पढ़ाई के अलावा भी आपको एक मेंटरशिप चाहिए होगी ना। जैसे आप अलग अलग स्ट्रीम के होगे, कोई साइंस का होगा, कोई आर्ट्स का होगा, कोई कॉमर्स का होगा। तो आप अभी जूनियर कॉलेज में जा रहे हो, अभी उसके बाद डिग्री कॉलेज में जाओगे, ये सब चीज़ों से हम गुजर के निकल चुके हैं हम लोग, और दूसरे स्टूडेंट लोगों को भी 3 साल से पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें पहले ही पता चल जाएगी आपके एग्जाम होने से पहले ही, कि हमको पढ़ाई के साथ और हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कौन सी स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, जो हम मिस्टेक करें
जो चीज़ हमको काम आई वो सारी चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि देख ये सब मत करना, ये सारी चीज़ आप करोगे तो फ़ायदा है नहीं। जैसे कोई आपको बोलता है ना कि ये स्किल सीख लो बहुत काम आएगा, लेकिन वो स्किल काम ही नहीं आती है, मैं बताऊँगी। और बहुत सारी चीज़ जो हमने करे बहुत काम आई, मैं आपको बताऊँगी कि ये चीज़ आप भी कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अपार्ट फ्रॉम सिलेबस हो जाती है ना, सिलेबस सेशन के बीच में मैं आपको नहीं बता सकती। तो मैं सोच रही हूँ कि हर संडे को अगर मैं लाइव आती हूँ और हम इंटरेक्शन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, हर एक बच्चा अपना क्वेश्चन पूछेगा कि मैम मुझे IAFS ऑफिसर बनना है, मेरा ये ड्रीम है, या जो भी आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम सिलेबस अपने करियर से रिलेटेड, तो हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आपको एक गाइडेंस दे सकती हूँ, आपके कोई क्वेरी है तो उसका सोल्यूशन निकाल के हम डिस्कस कर सकते हैं, और हमारा एक कम्युनिटी भी बन जाएगा। आप सारे स्टूडेंट एक ही लेवल पे हो, 12th स्टैंडर्ड के हो, महाराष्ट्र का एग्जाम दोगे तो हमारी एक कम्युनिटी बनेगी, ठीक है, राइट, हमारी एक कम्युनिटी बन जाएगी। तो इससे क्या होगा, मज़ा आएगा, बहुत बहुत मज़ा आएगा। तो हम क्या करेंगे, हर संडे को मैं लाइव आऊँगी, ठीक है, लाइव आऊँगी, मैं आपको बता दूंगी लाइव का टाइमिंग। वो वाले लाइव में हम इंटरेक्शन करेंगे, आपको जो भी डाउट पूछना होगा आप पूछ सकते हो, ओके। टाइमिंग अभी मैंने देख ली ना कि आप 12 बजे तक सो जाते हो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो हम 12 बजे से पहले ही करने का सोचे थे। वैसे मैं सोची थी रात में करेंगे, लेट नाइट टॉक्स जो होती है 12 बजे के बाद सिर्फ 1 घंटा अगर दे देते हैं, जैसे कि 12 से 1, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब हम जल्दी कर लेंगे, कोई बात नहीं। बस एटलीस्ट मुझे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत डाउट होते हैं, ठीक है, जो पूछ नहीं पाते हैं, लोग सोचते हैं कि अभी तो मैम पढ़ा रहे हैं, इसके बीच में मैं अपना कुछ पूछ लूंगा कि मैम मुझे ये बनना है, मैं क्या करूं, तो मैम तो मेरे को क्या बोलेगे कि अरे मैं पढ़ा रही हूँ, उससे पूछ, है ना। ऐसे ही होता है, हम ऐसे ही सोच के पूछते नहीं है। तो इसलिए मैं एक अलग सेशन लाऊंगी, उसमें आपको जितना भी पूछना है अपने करियर से रिलेटेड, जो भी चीज़ से आप परेशान हो पूछ लेना, हम साथ में मिलकर उसको सॉल्व करेंगे, ओके, डन। चलो, सिद्धार्थ बोल रहा है कि 3 क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ मैं। एक लाइन में आपको दे रही हूँ, आपको क्या करना है, इसका फिगर ऑफ स्पीच मुझे बताना है, इसका फिगर ऑफ स्पीच आप मुझे बताओगे। What do you weave in the moonlight chill? What do you weave in the moonlight chill? ये आपका समझो, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ जाता है, What do you weave in the moonlight chill? तो इसका आप क्या फिगर ऑफ स्पीच लिखोगे, बताओ। एग्जाम में आ गई ये लाइन, बोला है स्टेट द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस, तो आप क्या लिखोगे। इन्वर्जन, जुबैर अंसारी इन्वर्जन लिखेगा, ओके, राइट। एलिट्रेशन, रिशु एलिट्रेशन लिखेगा, और लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, सेंटेंस के लास्ट में क्या दिख रहा है, इंटरोगेशन, यस, सबका आंसर करेक्ट है, ठीक है। एग्जाम में तो हम एक भी लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताई। तो सबके आंसर करेक्ट है, डर मत जाना कि रिशु ने एलिट्रेशन दिया है, निकिता ने इंट्रोगेशन दी है, और जुबैर अंसारी ने इन्वर्जन दिया है, सबके आंसर करेक्ट है। ये लाइन का 3-3 फिगर ऑफ स्पीच बनता है। आप एग्जाम में तीनों चीज लिख के आओगे, अलग अलग इंसान भी, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीवर्स, यस, कुणाल ने एक्सप्लेनेशन भी दी है, एब्सोल्युटली वेरी ब्रिलियंट कुणाल। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे ना, एट ब्रेक ऑफ डे, ठीक है। ये लाइन आपको एग्जाम में आ गई और बोला कि बताओ बेटा इसका फिगर ऑफ स्पीच क्या है, तो क्या लिख के आओगे। यस प्रणय, वेरी गुड, कितने अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग। मैं तो सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच पूछी, आप लोग एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हो, मानना पड़ेगा। आप लोगों को तो बहुत ही आगे लेके जाना है, जिस तरीके का आप डेडिकेशन शो कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। ओके, मेटाफर, एलिट्रेशन करेक्ट, नेहा इज करेक्ट, शारिक अहमद इज करेक्ट। एलिट्रेशन, W इज, नेहा आप सही थे, आपने अपना आंसर क्यों डिलीट करे, डरो मत, उसका एलिट्रेशन भी आंसर है, और जो आपने दिए मेटाफर वो भी है, डोंट वरी, सही था आपका आंसर, ठीक है। कुणाल, सिद्धार्थ, नेहा, हर्षु, ऋतुजा, प्रणय, शारिक अहमद, निकिता, सब ने एकदम परफेक्ट आंसर दिए हो, सब लोग परफेक्ट आंसर दे रहे हो, ठीक है। एग्जाम में ऐसी लाइन आ जाती है तो आप एग्जाम में भी फटाफट ऐसी आंसर लिखना, ठीक है। Like the plumes of a peacock, purple and green. Like, अभी मैं सिर्फ लिखती नहीं हूं वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। Like a plumes of peacock,
पर्पल एंड ग्रीन। बताओ इसका क्या फिगर ऑफ स्पीच लिखोगे? यस नेहा, करेक्ट। एलिट्रेशन भी है, मेटाफर भी है। लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन। ये लाइन आपको आ गई। इमेजरी, इमेजरी की स्पेलिंग रॉन्ग है प्रणय, इमेजरी की स्पेलिंग रॉन्ग है, लिखे हो, आपको इधर पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने आंसर तो सही लिखे हो, स्पेलिंग रॉन्ग है तो आप एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, याद रखना। यस, सिमिली, करेक्ट आंसर। हर्षु, रिशु, शारिक, इमेजरी, हाँ इमेजरी भी है, राइट राइट राइट। श्वेता, सिद्धार्थ, ऋतुजा, बहुत सही आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, सब लोग अपने हिसाब से एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हो। इस लाइन का सिमिली भी बनता है, डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है, इमेजरी भी बनता है, पर्पल और ग्रीन कलर का वर्ड यूज किया गया है, और एलिट्रेशन भी बनता है क्योंकि प्लम्स, पीकॉक और पर्पल ये तीनों का पी वर्ड रिपीट हो रहा है। यस, करेक्ट प्रणय, निकिता, ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए कितना इजी है, अगर हम स्टडी को आसान कर देंगे, है ना, और बस क्या करेंगे, डेली स्टडी करेंगे, डेडिकेशन दिखाएंगे, तो हमारी स्टडी, जो हमारा एक्सपीरियंस है, क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, राइट, बढ़ते जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे जब भी आपका ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर डिक्लेयर करेंगे कि आपका एग्जाम 1 महीने बाद होने वाला है, तो आप डरोगे नहीं, आप एकदम खुश हो जाओगे कि अरे वाह, मेरा तो अगले महीने एग्जाम है, कब होगा ये एग्जाम में तो टॉप मारना है। तो ये चीज़ मैं फील कर रही हूँ, ठीक है। अब आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, प्लीज हम सबको मिलके इंग्लिश सब्जेक्ट में किसी भी हाल में टॉप करना है, ठीक है, टॉप करना है, टॉप, सीधा टॉप, महाराष्ट्र बोर्ड में टॉप, महाराष्ट्र बोर्ड में टॉप करना है। कॉलेज तो बहुत छोटा लेवल है, कॉलेज में टॉप करना कोई बड़ी बात है नहीं, हमको ये एग्जाम में टॉप करना है, ठीक है। जैसे कोई एक सिविल सर्विस एग्जाम होता है, IAS बनते हैं, तो उसमें क्या होता है, पूरा ऑल इंडिया रैंक निकलता है। नीट एग्जाम होता है, ऑल इंडिया रैंक निकलता है। तो आप अगर नीट एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आप ये एम रखोगे कि मुझे जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम में, उसमें से मुझे फर्स्ट आना है, उसमें से मुझे फर्स्ट आना है। तो सोच लो, आपने बहुत बड़ा एम रखे हो और आपका स्टडी भी उसी तरीके से फिर चलेगी, ठीक है। अगर आप कॉलेज लेवल का सोचोगे तो कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा कितने 60-70 बच्चे होते हैं ना। आप, अच्छा मुझे कोई बताएगा, एक क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से, देखती हूँ पता है क्या आपको। आपके कॉलेज में मैक्स टू मैक्स एकदम समझो मिनिमम 40 to 50 स्टूडेंट आपकी क्लास में होते हैं, राइट, आपके कॉलेज लेवल में, ठीक है। कॉलेज की या एकदम मैक्स टू मैक्स कोई कॉलेज होती है, जैसे हम लोग की कॉलेज में 80 स्टूडेंट थे, ठीक है, 80 स्टूडेंट थे हमारी क्लास में। मैं जब 12th में थी, मेरी क्लास में आर्ट्स में, तो 80 स्टूडेंट थे, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट है वो ये एम रखता है कि मुझे अपनी कॉलेज में टॉप करना है, तो उसका कंपटीशन से उसके कितना है, उसकी क्लास में जितने भी लोग हैं उससे उसका कंपटीशन है, राइट। अगर हम ये एम रखेंगे कि मुझे कॉलेज में टॉप करना है, तो हमारा कंपटीशन कितने लोगों से है, जितने हमारी क्लास में लोग हैं। मेरी क्लास में 80 लोग थे तो मेरा कंपटीशन 80 लोगों से था। लेकिन अगर मैं ये एम रखती हूं कि मुझे महाराष्ट्र बोर्ड में टॉप करना है, भाई ये जो एग्जाम है स्टेट बोर्ड है, ठीक है, स्टेट बोर्ड है ना, ये महाराष्ट्र बोर्ड में कितने बच्चे बैठते हैं भाई, ये पता लगाती हूँ। किसको पता है, आपके साथ जब भी एग्जाम होगा तो आपके साथ कितने स्टूडेंट बैठते हैं, बताओ मेरे को, देखती हूँ जरा। आपको पता है क्या कितना कंपटीशन लेवल कितना हाई है, जरा देखते हैं, चलो आपको पता है। स्कूल का तो हमको पता है कि हमारी क्लास में जितने लोग हैं हमारे उन लोग से कंपटीशन है, लेकिन स्टेट बोर्ड का ये एग्जामिनेशन है, याद रखना कितने बच्चे ये बोर्ड एग्जामिनेशन आपके साथ देंगे, कौन बताएगा। अबाउ 100 नहीं, आपका कंपटीशन कितने लोगों के साथ है मुझे ये बताओ। स्कूल लेवल पे नहीं, सॉरी कॉलेज लेवल पे नहीं, महाराष्ट्र लेवल पे। अगर आपको यही एग्जाम में सीधा क्या करना है, HSC एग्जाम में टॉप करना है, ठीक है। स्कूल को भूल जाओ, कॉलेज को भूल जाओ, HSC यानी इस एग्जाम में जो भी स्टूडेंट कोई भी एरिया का, महाराष्ट्र में कोई भी कॉलेजेस का बच्चा आपके साथ एग्जाम देगा, ठीक है। 20 फरवरी को ये एग्जाम होता है, तो सिर्फ आप नहीं, सिर्फ आपके कॉलेजेस के नहीं, महाराष्ट्र में जितने भी बच्चे 12वीं में है सब लोग ये एग्जाम में बैठेंगे ना। तो आप बताओ कितने बच्चे आपके साथ बैठने वाले, बताओ। 2 से 3 लाख, 2 से 3 लाख, कम बताए हो, एवरेज है, एवरेज बताए हो। मोर देन 4 लाख स्टूडेंट बेटा, मोर देन 4 लाख स्टूडेंट आपके कंपटीशन में एग्जाम देने वाले। सोचो
इतना हाई कंपटीशन होता है, तो अगर हम इतना बड़ा एम रखेंगे तो सोचो हम सीधा महाराष्ट्र में टॉप नहीं कर लेंगे। और उसके बहुत सारे आपको बेनिफिट भी पता होने चाहिए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट आपको देती है अगर आप ये एग्जाम में टॉप कर लेते हो तो। ठीक है, स्कूल वाले तो क्या देते, एक ट्रॉफी दे देंगे, एक सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर आप महाराष्ट्र में ही टॉप कर लोगे तो आप क्या कर लिए, अपने एग्जाम में टॉप कर लिए, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर लिए, आपने अपने स्कूल में तो टॉप कर ही लिए ना। पूरे महाराष्ट्र में टॉप रैंक है तो आपका तो स्कूल में तो आ ही गया, कॉलेज में। ठीक है, तो मेरा एम मैं आपको यही बता रही हूँ कि कॉलेज छोटा एम है, हमारा एम क्या रखना है, हमको महाराष्ट्र बोर्ड में सीधे टॉप करना है, जहाँ पे आपके कंपटीशन में 4 से 5 लाख बच्चे बैठे होंगे, सबका अलग अलग सेंटर लगा होगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे बतानी थी। इस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। 15 लाख नहीं, 15 लाख, 15 करोड़ कितना लिखे हो तुमने? चलो बहुत ज़्यादा हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, सॉरी, ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, बहुत लंबा हो गया, सॉरी फॉर डैट। अभी हम कल मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। जब मैं लाइव सेशन हम रात में करेंगे ना तो उसमें तो और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपका एक माइंडसेट खुलेगा ना। ठीक है, चलो फिर हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। इस सेशन को लाइक कर देना, अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। 9 लाइक है, 15 हो जाएगा तो 15 हो जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड लोगों के साथ, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बने रहो मेरे साथ इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। आई होप हम कल फिर से मिलेंगे इसी एक्साइटमेंट के साथ, और परसों मेंटी क्विज में भी हम एक्साइटमेंट के साथ अपनी सारी चीज़ें कवर करते जाएंगे धीरे धीरे। बाय एवरीवन।